दूसरी चीज, आप
आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स बनाने हैं। अगर यू आर अटेंडिंग एनी वर्कशॉप, जब भी आप किसी की बात सुनने के लिए, चाहे वो कोई भी मीडियम हो बात करने का, चाहे वो वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, बयान हो, कुछ भी हो, जब आप बात सुनने के लिए आते हैं किसी की, आपके पास हमेशा 3 P होने चाहिए। यू मस्ट कैरी 3 P's विथ यू। व्हाट आर दैट 3 P's? जी कोई बताएगा? 3 P जी। वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करिए। इन्होंने बताया पेशेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पी जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको बैठना है ताकि आपको अपने मतलब की बात मिले और आप उसको अपनी लाइफ, क्योंकि पहले से आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है ना। यू मस्ट हैव टू लीव समथिंग टू होल्ड समथिंग। अगर कुछ आपको चाहिए तो पहले आपको अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा नेगेटिविटी के साथ। भरा हुआ ग्लास है, ठीक है, तो उसके अंदर, और वो बहुत अच्छे होंगे, तो आपकी टीचर्स मंडे को आपके नोट्स चेक करेंगे। अभी आप नोट्स बनाए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सर मैं ऐलान कर दे रहा हूँ, इनाम दे दीजिएगा उनको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम दिया जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पूरे सेशन, 3 घंटे के सेशन के क्राइटेरिया रहेगा। दूसरी बात समझ में आ गई, ठीक है। दौरान प्रेजेंटेशन दरमियान में अगर आपको कोई क्वेश्चन रेज होता है, बहुत आज़ाद करने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से मैं आज़ाद हो जाऊं, बहुत ट्राई करता है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाता है, वो अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाता है। उसको मनाने की कोशिश करूंगा। तो शिकारी आता है, परिंदे को फंसा हुआ देखता है। अब परिंदा शिकारी को कहता है कि भाई देख, मैं बहुत छोटा सा परिंदा हूँ। क्या कहता है? मैं बहुत छोटा सा परिंदा। सिर्फ यहाँ वाले बोल रहे, यहाँ वाले और यहाँ वाले नहीं बोल रहे। ऐसा बोला है कि खाली बीच वाले बोलना जी, सबको बोलने का बोला है, ठीक है। तो हंटर को बर्ड कह रहा है कि मैं तुझे एक तीसरा ऑप्शन देता हूँ जो बहुत अच्छा ऑप्शन है और तेरे लिए बहुत फायदे का ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि तू मुझे आज़ाद कर दे, तू मुझे आज़ाद कर दे। तू मुझे आज़ाद करेगा तो मैं तुझे 3 एडवाइसेस दूंगा, 3 नसीहतें मैं तुझे करूंगा, और ये 3 नसीहतें जिंदगी भर तुझे बहुत काम आने वाली है। क्या है? 3 नसीहतें जिंदगी भर तुझे काम आने वाली है, तेरे लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेसन्स होंगे, तो उस पर अमल कर लेना। शिकारी थोड़ा सोचता है, वो जो प्रस्ताव रखता है परिंदा उसके सामने, उसके बारे में सोचता है, और फिर सोचने के बाद इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता है कि भाई ये बात तो ठीक कह रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं मिलने वाला है, और इसकी नसीहतें अगर अच्छी रही तो उसका मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो शिकारी परिंदे को कहता है ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ। जैसे ही शिकारी परिंदे को कहता है कि ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ, परिंदा कहता है जैसे ही तू मुझे आज़ाद करेगा मैं तुझे पहली नसीहत करूँगा, फिर मैं जब टॉप ऑफ द ब्रांच जाकर बैठूंगा, यानी दरख्त की ऊपर वाली टहनी पर जाकर बैठूंगा, वहाँ से तुझे दूसरी नसीहत करूँगा, और जब मैं फिजाओं में उड़ने लगूंगा, मैं जब फिजाओं में उड़ने लगूंगा, हवा में उड़ने लगूंगा, वहाँ से मैं तुझे एग्री है? तो परिंदा उसको फिर से पूछता है तो एग्री है? तो शिकारी कहता है ठीक है। अब शिकारी उसको आज़ाद करता है, और आज़ाद करने के बाद पहली नसीहत परिंदा करता है। पहली नसीहत, यू हैव टू नोट इट डाउन। पहली नसीहत परिंदा शिकारी को करता है वो ये है, डू नॉट टॉर्चर एंड टॉर्मेंट योरसेल्फ विद excessive regret of your past mistakes। मैं फिर से दोहराता हूँ, do not torture and torment yourself with excessive regret of your past mistakes। किसी ने लिखा? किसने लिखा?
बताइए पढ़ के, खड़े होकर बताइए, जिसने लिखा वो खड़ा होकर पढ़े। एक्सेसिव रिग्रेट ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स, कौन इसका तर्जमा बताएगा? ये जो सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन कौन करेगा? जी, कभी भी टॉर्चर या उसके बारे में सोचो नहीं जो आपके पास मिस्टेक्स में और उसे सही बनाने की कोशिश करो ताकि वो आगे बढ़े। थोड़ा थोड़ा सही। और कोई परिंदे के जरिए से लेता है वो ये होती है कि तुम अपने आप को माजी की गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा बोझ में मत डालो। पहली नसीहत समझ में आया? वो ये कहना चाहता है कि भाई हर आदमी का एक पास्ट होता है, हर आदमी का एक माजी होता है, और माजी में उस आदमी से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, कुछ ना कुछ है, तो उसका प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ये अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो माजी की गलतियों में से अपने आप को निकाल नहीं पाता है। Are you getting the point? माजी की गलतियों से पहली नसीहत परिंदा शिकारी को करता है कि अपने आप को माजी की गलतियों से निकालो और आगे बढ़ने की ट्राई करो। और दो चीजें करनी है। पहली चीज, माजी में गलती क्यों हुई इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है, कि क्यों गलती हो गई आखिर, और दोबारा वो गलती रिपीट ना हो इसका इरादा करना है। समझ में आई बात? माजी की गलतियों को साथ में लेकर चलते नहीं रहना है। माजी की गलती क्यों हुई इसको रेक्टिफाई करना है कि मुझसे गलती क्यों हुई, और दोबारा ये सेम गलती मैं रिपीट नहीं करूंगा। रिपीटेशन, जितनी ही मेहनत कर रही हूँ उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ तो 90 आएगी। आपको 90 लाने के लिए 50 पे जितनी मेहनत की थी उससे डबल मेहनत करना पड़ेगा, तब आपके 90% आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो पहली चीज जो शिकारी को परिंदा कहता है कि माजी की गलतियों को सर पर ढोकर फिरने मत रखो, रेक्टिफाई करो गलती क्यों हुई है और दोबारा गलती ना हो इसका ख्याल रखो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। गलती और गुनाह में फर्क होता है। क्या नाम है? गलती है तो उसको गुनाह दो किस्म के होते हैं, पता है आपको? एक गुनाह कबीरा और दो किस्म के गुनाह होते हैं। एक गुनाह का ताल्लुक होता है हुकूकुल इबाद से और एक गुनाह का ताल्लुक होता है हुकूकुल ला से। हुकूकुल इबाद का मतलब ये है कि आपने किसी बंदे के हक में कोई कोताही की, आपने किसी दोस्त का दिल दुखाया, किसी दोस्त की गिबत कर दी, मम्मी अब्बा को सामने जवाब दे दिया, टीचर्स की बेअदबी की, उस्तादों की बेअदबी की, ये सब गुनाह है, ठीक है। जो गुनाह आपने किसी बंदे के हक में किए, यानी कोई इंसान आप ही की तरह था, उसके हक में कोई कोताही की, तो इस गुनाह को क्या कहते हैं? हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हक में की जाने वाली कोताही। और दूसरा गुनाह हुकूकुल्लाह, वो गुनाह जिसका ताल्लुक, वो कौन से गुनाह है? फराइज का छोड़ना, नमाजों की पाबंदी न करना, तिलावत की पाबंदी न करना, ये जितने गुनाह है इसका ताल्लुक। अब हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से जो गुनाह आपने किए हैं, जब तक आप उससे माफी नहीं मांगेंगे तब तक अल्लाह ताला वो गुनाह माफ नहीं करेंगे। समझ में? आपने किसी दोस्त का दिल दुखा दिया, उसके बारे में टीचर से गलत शिकायत कर दी, बराबर, उसके बारे में आपके दिल में हसद पैदा हो गया, आप जेलसी फील कर रहे हैं उसके लिए, तो ये सब चीज़ें जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांग लेंगे तब तक आपका गुनाह माफ़ नहीं होगा। और अल्लाह के हक में जो कोताही की है वो आपको अल्लाह से तौबा करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो पहला लेसन आपको ये लेना है, मानो दुनिया में माफ़ी मांग लेना बहुत आसान है। शैतान दिल में बात डालेगा कि बहुत शर्म की चीज़ है, क्या माफ़ी मांगने का, तेरी गलती थोड़ी है, उसने तो तेरे साथ 10 बार ऐसा किया, तूने तो एक ही बार किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शैतान तुम्हारे दिल में डालेगा, लेकिन उसकी बात दिल में मत आने देना। माफ़ी मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है और मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम कर रहा हूँ
ठीक है? तो अब्बू, अम्मी, भाई बहन, घर में कोई दूसरे रिश्तेदार या वो, टीचर्स, दोस्त, आपस में किसी के भी हक में अगर आपसे कोताही हुई है, उनके नामों की एक फहरिस्त बनाइए और उनसे माफी मांग लीजिए। सब करेंगे इंशाल्लाह? पक्का? शर्म तो नहीं आएगी माफी मांगने में? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है? कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि वो अल्लाह की नजरों में बहुत अजीम हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। सब मांगेंगे इंशाल्लाह? अभी हम लोग पहली नसीहत है जिसको हम अक्ल कहते हैं, ठीक है? और वो होती है कॉमन, एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, राइट? कॉमन सेंस बहुत ज्यादा सबको नहीं मिलती है। अकल मिलने के बावजूद हम बेवकूफ़ी वाले काम, जैसे किसी को हंसी आ जाती है बगैर वजह के, है ना? बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं हम लोग, बगैर वजह के हंसी आ जाती है हम लोगों को। तो ये क्या होता है? कॉमन सेंस बगैर हम लोगों को जो काम हम करते हैं उसको कहते हैं बेवकूफ़ी वाले काम। तो दूसरी नसीहत, परिंदा क्या करता है? कोई भी चीज़ जो कॉमन सेंस के खिलाफ हो, अकल के खिलाफ हो, उसके ऊपर कभी भी, हाँ, कोई अगर फर्स्ट हैंड प्रूफ हो उसके ऊपर तो मानना, ठीक है? फर्स्ट हैंड, अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस इतना समझिए कि कॉमन सेंस के खिलाफ कोई भी बात पर यकीन नहीं करना। अब दो नसीहत हो गई, अब क्या था तीसरी बात? वो उड़ने लगेगा ऊपर। अब जैसे ही वो ऊपर उड़ने लगता है और देखता है कि मैं अब शिकारी की पहुंच से बाहर चला गया, फिजाओं में उड़ने लगता है, हवाओं में उड़ने लगता है, और जैसे ही उसको लगता है, पता चल जाता है कि मैं अब कहाँ चले गया, शिकारी से दूर चला गया, तो अब वो शिकारी को ऊपर से देखता है और कहता है, बेवकूफ शिकारी। क्या कहता है? तूने मुझे छोड़कर बड़ी गलती की। क्या कहा? तूने मुझे छोड़कर, मेरे पेट में दो बड़े बड़े हीरे हैं, दो बड़े बड़े डायमंड्स हैं, मेरे पेट में दो बड़े बड़े डायमंड्स हैं। अगर तू मुझे काटता तो दो बड़े बड़े हीरो का तू मालिक हो जाता। अब तूने मुझे छोड़ दिया। अब जैसे ही परिंदा शिकारी को ये बात कहता है तो शिकारी अपना सर घूटने लगता है। क्या करता है? हाय अफसोस। क्या बोलता है? हाय अफसोस। वो शॉपिंग सेंटर के अंदर सेल लगा था, मैं जा नहीं सकी। कौन करता है ऐसा? वो सेल लगा था, मुझे पता ही नहीं चला, मेरी फ्रेंड जाकर अच्छे अच्छे ड्रेस सस्ते में खरीद कर लाई, मैं नहीं जा सकी। कौन करता है ऐसा? हाय अफसोस जी। वो शिकारी भी इसी तरीके से अफसोस कर रहा था कि हाय अफसोस, मैं इतना बड़ा शिकारी, इतना अक्लमंद, ये छोटे से परिंदे ने मुझे आखिर कैसे बेवकूफ बना दिया। बहुत अफसोस करता है, बहुत अफसोस करता है। जब अफसोस करते करते वो थक जाता है तो परिंदे की तरफ मुतवज्जे होता है और कहता है, तूने ऑलरेडी मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। क्या कहता है? तूने ऑलरेडी मेरा बड़ा नुकसान कर दिया, कम से कम वो तीसरी नसीहत कर दे ताकि नुकसान की थोड़ी भरपाई हो जाए। क्या कहते हैं? तूने 3 नसीहत का वादा किया था, तूने ऑलरेडी मेरा नुकसान, अब कम से कम वो तीसरी नसीहत कर दे ताकि मेरे नुकसान की थोड़ी भरपाई हो जाए। जैसे ही शिकारी ये बात कहता है, परिंदा ऊपर से जोर जोर से हंसता है। हा 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 हा। क्या कर रहा है? जोर जोर से हंस रहा है परिंदा। क्यों? परिंदा क्यों हंसा जी? पकड़ से दूर चला गया और नहीं, ये सब साथ में बोलेंगे तो सब मेरे को भी याद है, सबको याद, एक एक करके जी। बेवकूफ बनाया। और तीसरा सवाल बता चुका था। और मैं यहाँ तीसरा वाले को अक्लमंद समझता था जी।
सॉरी, समझ नहीं पाया Never believe in या समझ नहीं पाया। और आपको पीछे से टीचर्स हेल्प कर रही है आपकी जी। वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करिए जोर से। और Do not believe anything that कौन बोल रहा है? do not believe anything that goes against your thoughts. क्या है? कभी कभी ऐसे चीज के ऊपर काम हो गया, वो बात समझ में आ गई। क्या है वो? लेकिन तो परिंदे के हंसने की वजह, गौर से सुनिए, परिंदा इस वजह से हंसा क्योंकि जो दो नसीहत उसने की थी उस पर शिकारी ने अमल नहीं किया। पहली नसीहत क्या की थी? माजी की गलती पर अफसोस, और ये परिंदे को छोड़कर अफसोस कर रहा था कि हाय अफसोस मैंने परिंदे को। दूसरी नसीहत पर भी अमल नहीं किया। क्या थी दूसरी नसीहत? कॉमन सेंस के खिलाफ बात पर, और शिकारी ने परिंदे की बात पर बिलीव कर लिया कि मेरे पेट में दो बड़े हीरे हैं। छोटे परिंदे के पेट में दो बड़े हीरे कहां से आएंगे? समझ में आई बात? ये परिंदा ऊपर से उसको टेस्ट कर रहा था। क्या? कि वो जो नसीहतें मैंने उसको दी है उस पर अमल करता है। अब जब पता चल गया तब उसने तीसरी नसीहत की। तीसरी नसीहत बहुत इंपॉर्टेंट, और यही नसीहत की वजह से मैंने आपको ये पूरी स्टोरी सुनाई है। तीसरी नसीहत ये की, when you don't want to act upon what you already know, why do you want to know more things? क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि जिन चीजों को तू पहले से जानता है उस पर तुझे अमल ही नहीं करना है, तो और ज्यादा नसीहतें लेकर तू क्या करेगा? तीन नसीहतें की, पहली दो नसीहतें करने के बाद उसने टेस्ट किया, उसने दोनों नसीहतों पर अमल नहीं किया। तो अब परिंदा ये कह रहा है कि भाई तीसरी नसीहत ये है कि जो जानता है उस पर अमल करना शुरू कर दे। समझ में आई बात? जितनी चीजें जिंदगी में तुमने ऑलरेडी सीखी है उस पर अमल करना शुरू कर दो, तो ही तुम्हें फायदा होगा। सिर्फ नसीहतें लेते रहोगे तो उसको अपने दिमाग में स्टोर करके रखने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा नसीहतों का, जब उस पर अमल करोगे तब फायदा होगा। वर्कशॉप का फायदा उस वक्त होगा, ट्रेनिंग का फायदा उस वक्त होगा, सेमिनार का फायदा उस वक्त होगा जब आप इसमें सीखी हुई सब चीजों पर अमल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इतनी बड़ी स्टोरी मैंने आपको क्यों समझाई, ये आपको समझ में आया? क्यों? ताकि पहले जो चीजें आप ऑलरेडी जानते हो उस पर अमल करना शुरू। ठीक है, आपको रोजाना आपकी क्लास में टीचर्स नसीहत करते हैं, आपके अम्मी अब्बा आपको घर में नसीहत करते हैं, आपके बड़े आपको नसीहत करते हैं। जितनी नसीहतें मिलती है आप ये इरादा करें कि मैं इंशाल्लाह इन नसीहतों पर अमल करूंगी। अगर उनमें से आधों पर भी आपने अमल करना शुरू कर दिया तो आप दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। इसलिए बुनियादी तौर पर जितनी भी बातें आप सुनते हो, बयानात सुनते हो, वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, सेमिनार्स अटेंड करते हो, बुनियादी तौर पर आपको ये देखना है कि आप उन बातों पर कितने % अमल करते हो। ठीक है, आप जितनी अच्छी चीज़ें जानते हो, जितनी चीज़ें आप लेसन्स में सीखते हो, मॉरल्स से सीखते हो, वैल्यूज़ और एथिक्स से सीखते हो, वो आप लिखिए कि भाई ये चीज़ें तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे पहले से पता है, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, मुझे पहले से पता है। मैंने खुद अपने दिमाग में लिमिट्स बना दी कि मेरे इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, कितनी भी मेहनत करूँ। ये लिमिटेशंस को ब्रेक करना है।
और आपको यहाँ से आगे निकलना है। ये हमारा आज का टॉपिक है कि हम लिमिटेशंस को कैसे ब्रेक करेंगे, गेट सेट गो करके हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी नई चीजें आज के ज़माने के एतबार से हम उस पर कैसे अमल करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूँ, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नजर आ रहा है आपको? सबको क्लियर नजर आ रहा है? पढ़ा जा रहा है पीछे वालों को? मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मैं एक आलिम हूँ, फलाह जाने और आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, वहाँ से फिर मैंने एमए किया इंग्लिश से और आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से सीई कम्युनिकेटिव इंग्लिश का मैंने कोर्स किया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी बेंगलोर से, और हैंडराइटिंग एनालिस्ट और ग्राफोथेरेपिस्ट का एक कोर्स मैंने किया है बेंगलोर से, और आईआईएम इंदौर। आईआईएम किसको मालूम है क्या होता है आईआईएम? स्टूडेंट्स, आईआईएम किसी ने सुना? नहीं जी, समझा जाता है। बहुत सारे आईआईएम से इंडिया में, उसमें से एक आईआईएम है आईआईएम इंदौर। ठीक है, आईआईएम में एडमिशन मिलना और वहाँ से पास आउट होना एक हिंदुस्तान भर में असली उलूम के एतबार से बहुत बड़ी चीज समझी जाती है। ये आईआईएम का पास आउट है। आईआईएम का पास आउट आपके रेज्यूम में अगर लगा हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस समझा जाता है, क्योंकि आईआईएम से बड़ा मैनेजमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है पूरे इंडिया में। तो अगर आप आईआईएम से पास आउट हो तो ये एक बहुत ही काबिल वक़ार बात समझी जाती है कि भाई आईआईएम के पास आउट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत यानी अल्लाह ताला ने जो नेमतें मुझे दी है उसमें से ये एक बड़ी नेमत है। इस वजह से मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान का वाहिद और पहला मुफ्ती हूँ जो आईआईएम से पास आउट। लेकिन आलिम और मुफ्ती होने के एतबार से मैं फर्स्ट हूँ जो एक आईआईएम का डिग्री होल्डर है। अब बहुत सारी और भी चीज़ें मैंने की हैं। मेरा जो डेजिग्नेशन है, अभी मैं एक फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ, एक स्कूल का फाउंडर डायरेक्टर हूँ, एक मदरसे का प्रिंसिपल हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तकरीबन 15 से 20 साल से मैं ट्रेनिंग और काउंसलिंग की फील्ड में हूँ। 200 से ज़्यादा वर्कशॉप मैंने अटेंड किए हैं सीखने के लिए पूरी दुनिया में जाकर। फिर मैंने तकरीबन समझिए 2000 से ज़्यादा वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, जैसे कि वर्कशॉप तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है। और इसके अलावा मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। मैंने ट्रेनर्स का एक वर्कशॉप अहमदाबाद में किया है, बहुत बड़ा वर्कशॉप है। एड लीडरशिप का एक वर्कशॉप लखनऊ से किया है मैंने। मेमोरी डेवलपमेंट का एक वर्कशॉप दिल्ली से किया है। लीडिंग इनटू ग्रेटनेस लीडरशिप का एक वर्कशॉप मैंने कोयम्बतूर से किया है। NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक कोर्स होता है जो मैंने किया है मुंबई से। माइंड मैप एक कोर्स मैंने हैदराबाद से किया है। स्पीड रीडिंग का एक कोर्स पूना से किया है। नूरसी स्टडीज एक स्टडीज है जिसका कोर्स मैंने इस्तांबुल तुर्की से किया है। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग का एक कोर्स है मैंने मुंबई से किया है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ाना है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो मैंने जर्मनी और इटाली जाकर किया है। लीडरशिप का एक कोर्स मैंने साउथ अफ्रीका में किया है। और कुछ अवार्ड्स हैं अलग अलग जो मुझे मिले हुए हैं। मैं आप लोगों को इस वजह से इतनी तफसील से बता रहा हूँ कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके पास मौका है कि आप आपका रेज्यूम मेरे रेज्यूम से बड़ा बना सकते हो। अभी आपके पास ये चांस है। अगर अभी आप ड्रीम्स, अपॉर्चुनिटीज सेट करेंगे, अगर अभी से आप एक मकसद बनाएंगे, एक हदफ बनाएंगे, एक गोल बनाएंगे, एक मिशन बनाएंगे, एक मोटो बनाएंगे, एम आप अभी से तय करेंगे तो वहां तक जा सकते हैं। आपको वहां तक जाने से कोई नहीं रोकेगा, अल्लाह की मदद अगर आपके साथ है। लेकिन सबसे पहले आपको इरादा करना पड़ेगा कि मुझे जाना है वहां, मुझे इसकी कोशिश करनी है, मुझे एफर्ट्स लगाने हैं।
बड़ा बनेगा। सब इरादा करते हैं इंशाल्लाह, तो और गर्व कर सके, फख्र कर सके कि ये हमारे नीम का बच्चा है। सब करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए रेडी है सब? इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है? लेकिन बहुत सारे लोगों को डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना होता है, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो दरमियान में रास्ता होता है, वहां पर जो तकलीफें बर्दाश्त करनी होती है, वो नहीं करना होता है। तो आप दोनों के लिए तैयार है? क्या एफर्ट्स लगाना और डेस्टिनेशन तक पहुंचना, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं आपको जल्दी से स्टूडेंट की डेफिनेशन बताता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट? आप कौन हो? तालिबे इल्म, यानी इल्म को तलब करने वाले आप एक स्टूडेंट हो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टूडेंट? ठीक है, जल्दी से हम लोग देख लेंगे। स्टूडेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी आप एक स्टूडेंट, अच्छे माने में स्टूडेंट, अच्छे माने में तालिबे इल्म उसी वक्त कहलाएंगे जब आपके दिल में ये इरादा पक्का हो कि मैं गहवारे से लेकर कब्र की गोद तक एक स्टूडेंट बना रहूंगा। यानी आप कभी भी इस पोजीशन पर मत आइएगा कि मुझे सब कुछ आता है। अगर सब कुछ आता है कि फीलिंग आपके दिमाग में आई तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। जब तक आप ये समझते रहेंगे कि मुझे और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जब आपके दिमाग में ये बात शैतान ने डाल दी कि मुझे सब आता है, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। Is it making sense? समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले study and try to be a student from cradle to grave। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गहवारे से लेकर कब्र की गोद तक अपने आप को एक स्टूडेंट बनाए रखिए। इस एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दूसरी चीज, आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कुछ 11th या 12th में ऑलरेडी है, आपको फिर अलग अलग जगह पर जाकर सीखना है। क्या होता है, कभी कभी हमारी ग्रोथ इस वजह से रुक जाती है कि हम सोचने में ही रह जाते हैं, ये करूं, उसने ये किया, उसको ये फायदा हुआ, उसने ये किया, उसको ये नुकसान हुआ। ये सोचने में हम इतना ज्यादा अंदर डूब जाते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते, सोचते ही रहते। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सोचिए, बड़ों से मशवरा करिए, अल्लाह के सामने इस्तिखारा करिए। जब एक बात आपके दिल में आ गई, अल्लाह ने आपके दिल में एक बात डाल दी, अब उस पर भरोसा और एतमाद करके आगे का सफर शुरू कर दीजिए। थिंक इट ओवर एंड ओवर, यानी काम शुरू करने से पहले 10 बार सोच लीजिए और फिर काम शुरू करिए, मशवरा करिए, इस्तिखारा करिए। लेकिन एक मरतबा काम शुरू कर दिया, उसके बाद फिर अब पीछे जाकर अपने इरादे पर अफसोस मत करिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ। अब जो फील्ड आपने तय कर ली है, उसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो, उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़िए। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रही है बात? नंबर 3 लिखूंगा कि उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन वो रोल मॉडल्स ऐसे थे कि उन चैलेंजेस को पसे पुष्ट डालकर वो आगे बढ़े। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? अंडरटेक द चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। इसके बाद डी, ड्रीम, डिजायर एंड बी डिसिप्लिन इन अचीविंग गोल्स। ड्रीम, डिजायर एंड बी डिसिप्लिन इन अचीविंग गोल। आप बड़ा ख्वाब देखिए, उस ख्वाब को पूरा करने की तलब करिए, डिजायर करिए और उस गोल को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन के साथ कोशिश करिए, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। ड्रीम, इसके बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है? ड्रीम के बारे में कि रोज सुनते हैं कि ड्रीम देखना चाहिए, लेकिन ख्वाब के बारे में हकीकत में आप क्या जानते हैं? जी, सपने तो हम सो कर भी देखते हैं, लेकिन जो सपने हम खुले आंखों से दिन में देखते हैं वो जरूर सच है। वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करिए। APJ कलाम साहब का कोट है, कोट सही ये है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, ख्वाब वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी आप जब किसी चीज का ख्वाब देखो कि मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, तो जब तक वो ड्रीम अचीव नहीं कर लो, उस ख्वाब को हासिल नहीं कर लो, तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए। इज इट मेकिंग सेंस? और कलाम
साहब, जानते हैं आप सब? मैंने आपको अभी शुरू में एक बात बताई कि ऐसा काम किया है, कलाम साहब को देखकर, उनकी बातें सुनकर हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि देखो एक मुसलमान ईमान वाला बंदा किस मकाम पर पहुंचा। समझ में आई बात? और जब कलाम साहब इस दुनिया से गए तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग के ऊपर बहुत अजीब बात लिखी। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग थी, उसके ऊपर लिखा था कि आज वो आदमी दुनिया से चला गया, अ मैन हु टॉट इंडिया टू ड्रीम। क्या मतलब? ऐसा आदमी चला गया जिसने पूरे मुल्क और पूरे हिंदुस्तान को ख्वाब देखना सिखलाया। समझ में आई बात? तो ख्वाब के बारे में क्या जानते हो? बहुत लिमिटेड मालूमात होगी, लेकिन सूरह यूसुफ पता है? सूरह यूसुफ किसने किसने पढ़ी? किसने किसने उसको समझने की कोशिश की? जी, मेरी आपा है, पढ़ी सूरह यूसुफ की तफसीर? नहीं पढ़ाते? तफसीर में पढ़ाते, तर्जमे में, मुंतखबात में कट जाती है। चलिए, नहीं पढ़ी तो दूसरी सूरतें पढ़िए। अब आपको ये करना है कि सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़नी है, ठीक है इंशाल्लाह। पूरी सूरत का दारोमदार ख्वाब पर है। हज़रत यूसुफ पहले ख्वाब देखते हैं, उनको कुएं में डाल दिया जाता है, फिर हज़रत यूसुफ एक ख्वाब देखते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं जेल के अंदर, फिर वो जेल से निकलते हैं। ये सब ख्वाबों के ऊपर पूरी सूरत है, तो ये समझना चाहिए। और डे ड्रीमिंग, ये टर्म किसने सुना है? डे ड्रीमिंग, दिन में ख्वाब देखना, खुली आंखों ख्वाब देखना, ये टर्म किसी ने सुना? क्या क्या मतलब होता है डे ड्रीमिंग का? जी, दिन में ख्वाब देखना। अच्छा ये बताइए, ये डे ड्रीमिंग का जो टर्म है, खुली आंखों ख्वाब देखना, यानी दिन में ख्वाब देखना, अजीब आदमी है, दिन में ख्वाब, ये एक अच्छा टर्म है? पॉजिटिव यूज होता है इसका कि नेगेटिव यूज होता है? नहीं भी इख्तिलाफ हो गया, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या है? एक और डे ड्रीमिंग को बताने के लिए एक चीज और बोलते हैं, शेख चिल्ली है ये। शेख चिल्ली की स्टोरी सुनी? शेख चिल्ली एक दिन दरख्त काट रहा था, टहनी काट रहा था, और इस तरीके से काट रहा था कि जिस टहनी पर वो बैठा था उसी को काट रहा था। सुनिए स्टोरी, जिस टहनी पे बैठा था उसी को काट रहा था। दरमियान सामने से एक आदमी गुजरा, कहा कि शेख चिल्ली अभी टहनी टूटेगी तो गिर जाएगा। तो वो शेख चिल्ली आदमी बड़ा आया, भविष्य बताने वाला, तू मेरे गिरने के बारे में क्या जानता है, चल जाए ऐसे। और वो थोड़ा आगे जाता है, वो टहनी कटती है और वो शेख चिल्ली बोलता है इसको तो भविष्य मालूम है, ये फ्यूचर इसके बारे में जानता है। उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, कहता है कि भाई मेरे बारे में बता, मेरा फ्यूचर बता, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, मुझे बता। अब वो आदमी समझ जाता है कि ये ऊपर का माला इसका, तो वो बहुत पीछे पड़ता है, मानता नहीं है। तो वो अपना एक गमछा उसमें डाला हुआ होता है, उसके अंदर से एक गमछे में से धागा निकालता है और धागा उसको देता है, कहता है कि भाई देख ये धागा तो अपने कलाई पर बांध ले, जब तक ये धागा रहेगा तो जिंदा रहेगा, धागा टूटेगा तो तू मर जाएगा। क्योंकि वो बात नहीं मान रहा था, छोड़ नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए वो, अब जैसे ही उसने वो धागा लिया, शेख चिल्ली ने हाथ में बांधा, और धागा कितना पतला होता है, 1-2 दिन में ही टूट गया। जैसे ही वो टूटा, उसको पता चल गया कि भाई उसने बोला था जैसे ही टूटेगा तू, वो कब्रिस्तान में जाकर सो गया कि मैं तो मर गया भाई। तो कब्रिस्तान में, अब कब्रिस्तान के करीब से एक पुलिस वाला गुजर रहा था, उसके हाथ में एक घी का मटका था, उसको घी का मटका बाजू वाले गांव में कहीं पर पहुंचाना था। वो कोई आदमी को तलाश कर रहा था कि कोई ये घी का मटका जो है मेरे लिए उठाकर वो बाजू वाले देहात तक पहुंचा दे। अब वो ऐलान कर रहा था कि कोई मेरे घी का मटका उठा के वहाँ तक ले जाएगा तो मैं उसको 5 रुपये दूंगा। इस तरीके से वो जोर जोर से ऐलान कर रहा था। अब जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास से गुजरा, शेख चिल्ली ने भी वो ऐलान सुना और वो कब्र में सोता सोता बोला, दारोगा साहब मैं आपका मटका ले तो जाता, लेकिन मैं मर चुका हूँ। फिर वो दारोगा ने 2 डंडे मारे उसको कि कहा और चल मटका उठा, आगे के देहात में ले जाना। अब वो उठा, मटका उठाया, आगे के देहात में जाने लगा। अब जो डे ड्रीमिंग है वो शुरू हुई। शेख चिल्ली सोचने लगा कि ये दारोगा मुझे 5 रुपये देगा, 5 रुपये के मैं 5 अंडे खरीद के लाऊंगा,
उस अंडे में से 5 चूजे निकलेंगे, वो बड़ी बड़ी मुर्गियाँ हो जाएंगे, फिर उन मुर्गियों की कई मुर्गियाँ हो जाएगी, और उन मुर्गियों की कई मुर्गियाँ हो जाएगी, फिर उन मुर्गियों को बेचकर मैं बकरियाँ खरीदूंगा, फिर उन बकरियों की कई बकरियाँ हो जाएगी, फिर उन बकरियों को बेचकर मैं गाय भैंस खरीदूंगा, फिर वो गाय भैंस कई हो। अभी ये सोच ही रहा था कि इतने सोचते सोचते में वो मटका हाथ से गिर जाता है और पूरा घी, और फिर वो दारोगा उसको डंडे मारता है। तो ये डे ड्रीमिंग अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अगर लिमिटेड यूज करेंगे तो पॉजिटिव है, और अगर ज्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई इतनी लंबी, ताकि आप उसको बोलो कि ये बुरी चीज है, लेकिन किसी के बोलने पे डायरेक्ट यकीन। डे ड्रीमिंग इज वेरी पॉजिटिव थिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कलाम साहब का कोट, क्या ख्वाब वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ये ड्रीम, डिजायर एंड बी डिसिप्लिन, मैंने आपको दो। और लास्ट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाई योरसेल्फ टू द अल्टीमेट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपको सही मायने में कामयाबी चाहिए तो अपने आप को उस जात के साथ वाबस्ता कर दीजिए जो पूरी कायनात को चलाने वाली जात है। वो क्या है? अल्लाह की जात है। उसके खजाने में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं दे सकता है। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो पहले अपना राब्ता रब के साथ मजबूत करना पड़ेगा। जब आपका राब्ता रब के साथ मजबूत होगा, आपके सब काम आसान हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाई योरसेल्फ विद द अल्टीमेट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। हेलो, समझ में आई बात? ये स्टूडेंट की डेफिनेशन में गारंटी से कहता हूं, आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। वापस एक मरतबा शुरू से अपने पढ़ ले। S stands for, अच्छा इंग्लिश, सब साथ में पढ़े जोर से। अच्छा इंग्लिश, मैं स्टार्ट बोलूंगा, सब साथ में पढ़ेंगे। S stands for, T stands for, U stands for, D stands for, E stands for,